अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल मैं रात को बहुत देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि चाइना कभी इतना एग्रेसिवली बाहर नहीं आता। जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज पर जो उसके कंसर्न है, जिस तरह वो निकल कर सामने आया है, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दौरे में भी यही इशू रहा मेजर। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ फौजी ऑपरेशन का ऐलान, जिस पर तहरीक इंसाफ तो साफ खड़ी हो गई है और बड़ी दिलेरी से खड़ी हो गई, ये कहना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। और फिर उनके वज़ीर आला अमीन गंडापुर का कहना कि जी एपेक कमेटी में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, जबकि हुकूमती हल्के कहते हैं कि जी बात वहीं हुई और वहीं मंजूरी दी गई। अब वो पार्लियामेंट में लाएंगे नहीं लाएंगे वो एक अलग बहस है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। खबरें तो बहुत हैं कि जी मुज़ाकरात पीटीआई के हुकूमती अरकान से नाकाम हो गए हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं हो रही थी, और फूट भी पड़ चुकी है असद कैसर और से लेकर शहर यार आफरीदी और पता नहीं किस किस के नाम है कि शहर याद आफरीदी ने तो अपना इस्तीफ़ा भी जमा करा दिया स्पीकर के पास कि जो मंजर पे क़यादत है बैरिस्टर गौहर और दूसरे, वो खान साहब को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बागी ग्रुप में अफजल शेर मरबत भी शामिल है। तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मैं बहुत गौर से चीज़ों को देख रहा था कि चाइना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर ये इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो वार जिसमें कोई 40,000 लोग मर चुके हैं, कोई 80,000 से ज़्यादा जख्मी हैं, माजूर हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे शामिल हैं, ये सब अचानक कि पीस प्रॉस्पेरिटी की तरफ दुनिया बढ़ रही थी, मिडिल ईस्ट में पीस होने जा रहा था, और सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। तो वो तो बड़ा समझ में आता है कि जी इसराइल के नेतन्याहू, जो बाइडन जिनसे मिलने को भी तैयार नहीं थे, और इस जंग से पहले बाइडन उन्हें कई बार टाल चुके थे, मगर अब मजबूरन मिलना है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट है इसराइल अमेरिका का मेजर, चाहे बाइडन इलेक्शन हार जाए। मगर वो पॉलिसी अपनी जगह रहेगी। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इसराइल पॉलिसी तब्दील हो जाएगी, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दौर उठा के देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बड़े वाक़यात हुए हैं इसराइल के हवाले से, जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ अमेरिका का मेजर, और जिसमें फ़लस्तीन की रियासत को भी नज़रअंदाज किया गया, वो सबके सामने है। ख़ासकर मैं आगे चल के मुसलमान, जो अमेरिकन मुसलमान हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। उससे पहले कि देखें, इसराइल ने ईरान को चढ़ाया और हमास से हमला करवा दिया, और सारी कहानी ये दुनिया में बढ़ती जमहूरियतें, फ़रोग़ पाती जमहूरियतें, उन सबको असल में टारगेट किया हुआ है थेटेरियन सिस्टम ने, जिसमें मैं आप दर्जनों बार बता चुका हूँ, और सैकड़ों लोग बताते हैं कि मोदी हैं, उर्दुगान हैं, शी हैं, प्यूटन हैं, इमरान खान हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, और साइडों में फिर मिडिल ईस्ट में भी लोग हैं बहरहाल, जो अभी अमेरिका के कदमों तले पड़े हुए हैं। मगर ख्वाहिश तो होती है ना, एक तरफ पीस नई सिक्योरिटी ट्रीटी भी हो रही है अमेरिका से, जो फाइनल ऑलमोस्ट हो चुकी है सऊदी अरब की। तो उसमें मैं सारे सिनेरियो को देख रहा हूँ कि चाइना एक अहम पार्टनर है इस पूरे खेल का। पाकिस्तान में गवादर पोर्ट, फिर उसका पहला सी पैक, अब सेकेंड फेज। तो वो असल में जो खेल मुझे समझ में आया है कि अमेरिका को तो बिजी किया है, बज़ाहिर इलेक्शन भी हारते हुए बाइडन नज़र आ रहे हैं। 13 स्टेट हैं स्विंग, 7 क्रूशल होती है, 7 में तो कन्फर्म 2 पॉइंट से आलमोस्ट हार रहे हैं। बाकी की भी 4, 5, 6 बल्कि कहना चाहिए 7, मैंने 14 का निकाल के रखा है। उसमें 3 जगह पर, 14 में से 3 जगह विस्कॉन्सिन, न्यू हैम्पशायर और मिशिगन में बज़ाहिर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर भी चेंज हो सकता है, ख़ासकर विस्कॉन्सिन और मिशिगन में। न्यू हैम्पशायर में तो मुश्किल होगा। तो 14 में से 3 में, 11 में तो वो वैसे ही जीत रहा है, क्लियर कट अभी तक दिखा रहे हैं। अगर आज इलेक्शन हो जाए, वो स्विंग स्टेट मेरे पास लिखी हुई है मगर इतना टाइम नहीं है, तो इन 13 स्टेट में से 7 में असल फैसला होता है। और ख़ासकर जैसे कहते हैं कि फ्लोरिडा और
ओहायो जो जीतेगा या पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जो जीतेगा वो इलेक्शन जीतेगा, तो इन तीनों स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर जीतते हुए अभी फौरी तौर पे, मगर इन सर्वेस पर जब से डोनाल्ड ट्रंप पहला ट्रंप जीते हैं तो यकीन कुछ उठ सा गया है कि शाम गए तक 7 बजे तक हिलरी क्लिंटन बड़े मार्जिन से 5 पॉइंट से जीत रही थी और सब कुछ चेंज होता चला गया। कहाँ 272 इलेक्टोरल वोट और कहाँ 237 पे ठहर गई वो। बहरहाल तो ये जो चाइना है ना, जो दबाव बढ़ा रहा है और ये फौजी ऑपरेशन का ऐलान हुआ है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि देखें चाइना वो है जो सी पैक में या पूरी दुनिया में मजदूर भी नहीं लेता किसी के, मजदूर भी, क्योंकि 1.5 अरब के करीब आबादी है, लाखों की तादाद से कैदी है, थेटरियन सिस्टम है, जिसे चाहा जिस जुर्म में चाहा बंद कर दिया। तो मुझे एक साबिक पार्लियामेंटेरियन बता रहे थे कि वो इस्लामाबाद जब जाया करते थे लाहौर से, तो अक्सर बड़े जहाज खड़े होते थे और जिनमें बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज कैदी प्रिजनर जो है ना मौजूद होते थे, जिन्हें लाकर उतारा जा रहा होता था। उसमें इंटेलिजेंस के लोग कितने होते थे, उसमें सिक्योरिटी के लोग कितने होते थे, ये तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जाने, जिन पर पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये उनका फेलियर है जो इतने वाक़यात हो रहे हैं उन्हें कटेरे में लाया जाए। तो हमारी एजेंसियां तो बेसिकली पॉलिटिकल मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में मसरूफ़ हैं। बहुत से मामला इसलिए भी ख़राब हुए हैं, सारी पॉलिसियाँ लाते हुए लोग और हैं, भुगतते कोई और है। तो ये तो 75 साल से खेल जारी है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चाइना अब अपनी सिक्योरिटी भी लाना चाहता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो सिनेरियो चेंज होगा ना दुनिया का। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं मैं मीडिया को भी नहीं छोड़ूंगा, आइन भी चेंज करूंगा, जो अदलिया को जो काफ़ी पहले चेंज कर गए हैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, पोलिशन को भी नहीं छोड़ूंगा, और नेटो पे भी हमला करूंगा, उसे भी तोड़ दूंगा। कि कंजर्वेटिव जो उनके साथ हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनके फैन हैं, वो कहते हैं अमेरिका को बस अब अमेरिका तक महदूद रहना चाहिए और अपने काम से काम रखें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मतलब अमेरिका ने जो 250 साल डेमोक्रेसी के लिए सेक्रीफाइस किया, जो उसके लिए स्ट्रगल की, एफर्ट डाली और जो दुनिया भर की मदद की, वो सब दफन हो जाए, उस पर खाक डाल दी जाए। तो हमें और आपको, बहुत से लोगों को सोचना होगा क्या ये हमें मंजूर है। अमेरिका अगर वो जीत जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या सामने आने वाला है। बज़ाहिर वहाँ के 3 इशू मेजर हैं इस वक्त। इमिग्रेशन सर फहरिस्त है कि बड़ी तादाद में इमिग्रेशन हुआ है अमेरिका में और मुसलसल हो रहा है, ख़ासकर डेमोक्रेट के दौर में तो होता ही है और इस बार तो बहुत हुआ है कि अफराती दर बहुत बड़ा मसला है। महंगाई तो कहीं भी कंट्रोल नहीं हुई है, गो के इन्फ्लेशन रेट बहुत गिरा है वहाँ। प्रॉस्पेरिटी है, इकानमी बेहतरीन है, मगर महंगाई अपनी जगह मौजूद है। इसलिए अफराती दर भी बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा। और इमिग्रेशन पुराना मसला है, रिपब्लिकन उसकी कभी बात नहीं करते हैं, मगर मैं अपने नाज़रीन को, स्पेशली जो अमेरिका में रहते हैं, उन्हें याद दिला दूँ कि जितनी बड़ी एमनेस्टीज आई हैं, गौर कर ले 60s से, वो आई सब की सब रिपब्लिकन के दौर में। डेमोक्रेट के दौर में नारे लगते हैं मेजर, जैसे ओबामा को कहते हैं डिपोर्टेशन इन चीफ। अगर आपको है गवादर पोर्ट पे कभी कहा करता था, जब अमेरिका ने इंटरेस्ट जाहिर किया ओबामा के ज़माने में फर्स्ट टाइम और वो इन्वेस्टमेंट पे भी तैयार थे, तो अमेरिका ने कहा कि इवन डोंट थिंक लाइक दैट एंड डोंट लुक इट अराउंड हियर। तो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई और PDM 1 हुकूमत आई, तो उसमें अमेरिकन एम्बेसडर जो मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो वहाँ गए। उनका पहला जुमला था कि लुक आई एम हियर। तो चाइनीज़ वापसी का वहाँ सोच रहे होंगे, उनकी इंस्टॉलेशंस भी हैं वहाँ भी, और वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वहीं से वो अपना सामान लेके जाएंगे, तो वो अपनी सिक्योरिटी लाना चाहते हैं। और अगर वो सिक्योरिटी ले आए तो ये मसला तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के सोचने का है कि यहाँ और क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी और किस तरह से कंट्रोल करेंगे। अच्छा देखिए, मैं ये बाय नहीं करता, मेरे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ये सब चाइना से एक ढीला डाला अरेंजमेंट है, मगर असल हम अमेरिका के ही साथ हैं और अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में
पूरा एड का निज़ाम फैला रहा है, सिविल सोसाइटी और फंडिंग और दिस एंड दैट। तो मैं इसको नहीं मानता अमेरिकन। मैं अगर इतना समझ रहा हूँ या आप समझ रहे हैं तो अमेरिकन इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम चाइना से रोज़ विजिट हो रहे हैं, हमारा आर्मी चीफ भी साथ बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के, और इतने बड़े मेमोज आज साइन हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं और नारे लग रहे हैं, और वो बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी कंसर्न का इजहार कर रहा है। तो इसका एक ही मतलब है कि अब वो अपने मशक्कतियों के साथ, प्रिजनर्स के साथ सिक्योरिटी भी लाना चाहता है, इसलिए वो दबाव डाल रहा है। और उस दबाव में आकर हमने इस ऑपरेशन का यहाँ ऐलान किया है। अब इसमें अमेरिका जो दहशतगर्दी की जंग में रोज़ बयान आता है, स्टेट डिपार्टमेंट का भी, वाइट हाउस से भी अक्सर, कि दहशतगर्दी की जंग में हम पाकिस्तान के साथ हैं, वो इस ऑपरेशन की कितनी हिमायत करता है, उसकी कितनी ज़रूरत है, वो क्या उसे एतमाद में लेकर ही सब किया जा रहा है, ये मैं नहीं समझता। मेरे इल्म में नहीं है, ना मैं इस पर कोई तबसरा कर सकता हूँ कि मैं इतनी बारीकियों से नहीं देखता, मगर ये मुझे बड़ा शदीद ख़तरा है कि अगर चाइनीज़ सिक्योरिटी यहाँ पर आई, रुथलेस लोग हैं, ये जहन में रखिएगा। अगर आपको याद हो, सी पैक के बिगिनिंग के डेज में चाइनीज़ ने यहाँ सहाफ़ियों को भी मारा, पुलिस वालों को भी मारा, और बहुत सारे वाक़यात हैं, उन पर भी जुल्म हुआ। ये किसी की जान लेना, किसी के बच्चों से बाप छीन लेना, भाई छीन लेना, बेटा छीन लेना, शौहर छीन लेना, या किसी की भी इंडिविजुअल की जान लेना, ये कोई इंसानियत नहीं है। और ये हमारे यहाँ बहुत आम चलन होता जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में चाइना को ये भी सोचना होगा कि उन्हीं के लोग नहीं मारे गए हैं, हमारे कितने मारे गए हैं, लाखों हो गए हैं अब तो मुझे नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले को कैसे देखेगी, मगर मैं ये देखता हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, जिनके बज़ाहिर फौरी तौर पे आज अगर इंतखाबात हों तो वो जीते हुए हैं, और बाइडन को हराने का फैसला रूस, चाइना, ईरान, एक पूरा नेक्सस है, उन सब ने किया, और हमास से उन्होंने ये हमला करवा के बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है कि वो बाइडन, जो नेतन्याहू की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, उनसे बार बार मिलते भी हैं, उन्हें टेलीफोन भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। और ये देखें कि बाइडन इस जमहूरी इख्तियार को बरकरार रखने के लिए किस हद तक चले गए हैं कि उनके अपने दर्जनों साथी, कुछ 17 लोग बड़े अफसर, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट, जो टॉप एक्सपर्ट थे इसराइल और हमास इशू पर, वो भी उनका साथ छोड़ गए, मगर वो अपनी जगह से नहीं हटे हैं कि वो जानते हैं, उन्हें समझ आता है, और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके जितने अराउंड में उनके कोलीग्स हैं, साथी हैं, कि ये हमास का हमला इसराइल पे नहीं था, ये दुनिया की जमहूरियत पर हमला था, और उसे कन्फाइन करना है, उसे बंद करना है, उसे ख़त्म करना है। और यहाँ अथॉरिटेरियन सिस्टम के लिए कोशिश की जा रही है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट 1.5 ईयर के बयानात, उनके स्टेटमेंट्स देखें, तो आपको साफ लगेगा कि अमेरिका जैसे मुल्क में कोई अगर ये कहे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करेंगे, वो मीडिया को भी नहीं छोड़ेंगे, वो अपोजिशन को भी जेल में डालेंगे, और वो मुसलमानों को भी नहीं बख्शेंगे। मैं मुसलमानों से यहाँ ये कहना चाहता हूँ, गौर से देखें मामलात को। आपके वोट न देने से आपके ख्याल में बाइडन हार तो सकते हैं, मगर आपके खामोश रहने से डोनाल्ड ट्रंप आपके वोट से न जीतेंगे न हारेंगे, मगर आपके वोट न देने से नुकसान जमहूरियतों को होगा, इंसानी हुकूक को होगा, और जो आपकी आनिया जानियाँ हैं, आपकी जो सब कुछ, मैं इसमें बहुत ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना है, ये जो कुछ भी आप मज़े ले रहे हैं इस जमहूरियत के बाइस ले रहे हैं। आपके वोट, मैं पीओ के सर्वे को नहीं मानता जो गुज़िश्ता 8-9 साल में ये बताया गया कि 3.5 मिलियन मुसलमान हैं। 9 मुसलमानों की आबादी 7-8 मिलियन है अमेरिका में, और मोस्टली मुझे अब तो नंबर याद नहीं रहा कि अराउंड 68% अब बढ़ गया है मेरे ख्याल में कि वोटर्स हैं, नौजवान नस्ल है,
اور میں ووٹ کا نمبر جو ہے کوئی 4 ملین کے قریب دیکھتا ہوں. آپ کا یہ ووٹ ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے بہت میٹر کرتا ہے. آپ عمران خان کی دوستی اور اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاست کے پس منظر میں خدا کے لیے اس معاملے کو مت دیکھیے گا. آپ کو نکلنا ہوگا, آپ کو ووٹ دینا ہوگا اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے, اپنی نسلوں کا مستقبل بچانے کے لیے. آپ کی ریاست جسے پاکستان کہتے ہیں, مادر وطن جو ہے, اسے تو آپ کی ڈالر سے مطلب ہے ٹوٹل. وہ آپ کے دیگر معاملات میں کہیں بھی کنسرن نظر نہیں آتی. مگر آپ تو سوچیں, آپ تو غور کریں کہ دیکھیں ڈیموکریٹ نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. میں بہت سے معاملات میں اب ناراض ہوں ان سے, مگر یہ موقع نہیں ہے بدلہ لینے کا, یہ وقت نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی ہماری پرسنل لڑائی تو نہیں ہے نا, نظریات کی لڑائی ہے کہ ہمیں جمہوریت چاہیے. اور امریکن پاکستانی اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں جو رہتے ہیں وہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہی وہاں رہ سکتے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن کی آزادیوں کے تھرو, یہ ہیومن رائٹس, یہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس, یہ ہیں جن کے پس منظر میں ہم وہاں پر موجود ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. ہم رہ بھی جائیں تو کیسے رہیں گے؟ غور کیجئے گا. ہماری نسلوں نے اب وہاں رہنا ہے, ہماری قبریں وہاں بننی ہیں. تو میں تو آپ کو سمجھا سکتا ہوں, اور پاکستانیوں کو بھی, پاکستان کو بھی غور کرنا ہوگا کہ چائنا سے یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑائی لڑیں. لڑائی تو کوئی کسی بھی سے بھی نہیں لڑنی چاہیے, مگر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا احسانات کس کے زیادہ ہیں. آپ بینک کس پہ کر سکتے ہیں. 71 میں آپ نے یہ نعرے لگائے تھے نا کہ اگر مشہور تو آپ نے یہ کیا ہے کہ 7واں جنگی بیڑا آ رہا تھا, نہیں آیا, مگر یہ بھی تو کہا جا رہا تھا نا کہ یلوش آ رہے ہیں, یلوش آ رہے ہیں اور وہ ہمیں بچا لیں گے. کوئی نہیں آیا تھا. کاروبار سب سے کریں, مگر یہ غور کریں کہ آپ کی روٹس کہاں کہاں جڑتی ہیں, کن کن سے آپ بہت قریب ہیں. آپ کا رنگ, آپ کا نسل, آپ کی زبان, آپ کا کلچر, آپ کا کھانا, آپ کا رہن سہن, آپ کی امپورٹ, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کے اوورسیز, یہ سارے جب تک آپ غور سے نہیں دیکھیں گے. اور پھر اگر سیکیورٹی چائنا اپنی لے کر آتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں جو اس امور کے ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, جو اس آسپیکٹ کو جانتے ہیں, میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ چائنا ابھی امریکہ سے صدیوں پیچھے ہے. وہ ابھی یاد ہوگا آپ کو 1-2 سال پہلے بلون بھیجے تھے جاسوسی کے لیے کہ ایک غبارہ تھا, اس کے نیچے کچھ لٹک رہا تھا. تو بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ جنگ عظیم سے پہلے کی حرکتیں کر رہا ہے, کم از کم اگر جاسوسی کرنی ہے تو اپنے معاملات تو درست کر دے. تو اس پر وہ ڈیوڈ, مجھے پورا نام یاد نہیں ہے ان کی کتاب ہے نیو کولڈ وار, انہوں نے کہا تھا کہ ان بلون کے حوالے سے چائنا کی ٹیکنالوجی پہ کہ چائنا اور ہمارے درمیان یہی بلون کا گیپ ہے, اور یہ گیپ جب تک پورا نہیں ہوگا چائنا کے خواب پورے نہیں ہوں گے. تو اس روشنی میں فیصلہ کیجئے. باقی آپ کی لائف ہے, جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہی ہوگا. مگر آج تک کی پالیسیاں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے سارے اندازے, سارے قیافے اور ساری کیلکولیشن غلط نکلی ہیں, جس کی سزا عوام کو ملی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.